हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे साई, ठीक है, यानी कि स्टोर अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और अगर देखा जाए तो आलम के साथ में इसके भी काफ़ी वैल्यू है, ठीक है। ये एसएस पार्ट 2 का पेपर है जिसकी हम तैयारी करें। तो आज हम शुरू करते हैं साई के बारे में। जैसे नाम से पता पड़ रहा है, साई क्या है? साई है स्टोर अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैरा नंबर 1 के बारे में बताते हैं। पैरा नंबर 1 में सिंपल ये बताया गया है कि जो स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है, क्योंकि इस बुक में मेनली जो स्टोर होता है हम उसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि जो स्टोर होगा उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करें। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टोर में अकाउंटिंग के लिए जो मेनली जो यूनिट होती है हम क्वांटिटी बेस पर भी करते हैं, ठीक है, और हम कॉस्ट बेसिस पर भी करते हैं और हम क्वांटिटी और कंडीशन बेस पर भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको समझने के लिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्वांटिटी बेस पे कि भाई स्टोर में कितने एसी है, स्टोर में 50 एसी है तो 50 एसी का करेंगे। कॉस्ट बेसिस पर करेंगे कि कितने का एसी है, हम वो भी चेक करेंगे। तीसरा होता है कि क्वांटिटी और कंडीशन बेस पर कि 50 एसी में से कितने एसी हमारे मतलब सर्विसेबल है, कितने एसी हमारे रिपेयरेबल है, कितने एसी हमारे अनसर्विसेबल है। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा नहीं, आपको जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो यहाँ पर बताया गया है कि जो बेसिक होता है जनरली जो हम अकाउंटिंग करते हैं स्टोर में वो क्वांटिटी बेस पर होता है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से देखे जाए तो अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिस पे की जाती है कि, ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिस पे क्यों जाती है उसका एक रीज़न होता है कि एनुअल अकाउंटिंग ट्रेडिंग बनाने के लिए, ताकि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये बनाने के लिए हम कॉस्ट बेसिस पे करते हैं। और ये तब होता था जब फैक्ट्रीज थी। हालांकि अब फैक्ट्रीज निगम बन चुकी है, लेकिन किसी समय पर फैक्ट्रीज थी तो उस टाइम पर कॉस्ट बेसिस पर भी अकाउंटिंग होती थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो स्टोर होल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वहां पर क्वांटिटी और कंडीशन वाइज अकाउंटिंग होती है, ठीक है। क्वांटिटी और कंडीशन वाइज अकाउंटिंग होती है। हमने 3 चीज़ों के बारे में बताया था। एक तो सिंपल क्वांटिटी जो जनरल होती है, दूसरा हमने देखा कॉस्ट बेसिस पर, खास करके जब फैक्ट्रीज थी तो उस टाइम पर कॉस्ट बेसिस पर की जाती थी ताकि एनुअल अकाउंट को बनाया जा सके डीएडी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कौन सा अकाउंटिंग हो गया? क्वांटिटी और कंडीशन बेस पर, ठीक है। अगर जब हम स्टोर होल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो क्वांटिटी और कंडीशन बेस पर किए जाती है। क्योंकि हम अब स्टोर की अकाउंटिंग, स्टोर की ऑडिट कर रहे हैं तो एक हर एक स्टोर में एक स्टोर होल्डर होगा, ठीक है, जिसके पास चार्ज होगा स्टोर का, ठीक है। और वही एक मेंटेन करेगा, लेजर को मेंटेन करेगा, अकाउंट कार्ड मेंटेन करेगा, और जो भी डिपार्टमेंट रेगुलेशन के हिसाब से जो भी प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है उसके हिसाब से वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टोर से कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो हमेशा सपोर्टेड होगा रिलेवेंट वाउचर से। जैसे रिसिप्ट वाउचर हो गया, इशू वाउचर, एक्सपेंस ट्रांसफ़र वाउचर, ये सारे के सारे हमेशा ट्रांजेक्शन्स हमेशा वाउचर्स के थ्रू ही होता है। बिना वाउचर्स के कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जो भी बैलेंस शो ऑन होता है अकाउंट में, ठीक है, वो एक्चुअल भी स्टॉक में होना चाहिए, ठीक है। जैसे इन ऑर्डिनेंस डिपो हो गया, एसी सप्लाई डिपो में हो गया, ठीक है। तो जनरली वहाँ पर काउंटेड होता है सेंट्रली फॉर द डिपोट, वो सेंट्रली उसको काउंटिंग की जाती है। इसलिए जितना अकाउंट में हो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उतना फिजिकली भी वहाँ होना चाहिए। ये पैरा नंबर 1 था, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें
यहाँ पर बात करेंगे पैरा नंबर 1A के बारे में। ये यहाँ पर क्या बताया गया है, ये बताया गया है रूल्स रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस अकाउंट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी होगी। ठीक है, सिंपल सी इसमें बताया गया है कि कोई भी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो होगा वो स्टोर के रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट या रिटर्न मांग सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों? उसके भी कई काम होते हैं, जैसे कि उसे कंपाइल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हाईलाइट किया हुआ है ना सेकंड लाइन को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट शेल कंपाइल एंड पब्लिश द एनुअल अकाउंट ऑफ द फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, कैपिटल एंड प्रोडक्शन अकाउंट। तो इन सब चीज़ों के लिए डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, वो कुछ भी स्टोर से वो रिकॉर्ड मांग सकता है, स्टोर के रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट रिटर्न मांग सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर जो सेकंड पैरा है। सेकंड पैरा कौन सा है? डिपो स्टॉक। ठीक है, कि आखिरकार जो हम डिपो के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि स्टोर सारा का सारा स्टोर अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शन बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो वो होगा वो स्टोर कहाँ होगा? वो डिपो में तो स्टोर होगा, डिपो में स्टोर होगा। तो आखिरकार डिपो में जो भी ये आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है? ठीक है, कहाँ से स्टॉक होगा डिपो में? ठीक है, मेनली 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट जो है वो कौन सा है? पहला पॉइंट बताया गया है यहाँ पर किससे? ठीक है, पहला पॉइंट बताया गया यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है, बाय परचेज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बाय परचेज ऑफ इंडिया थ्रू द सेंट्रल एजेंसी। ध्यान रखिएगा, फॉरेन कंट्रीज से कोई भी हम मंगाएंगे तो वो भी स्टोर डिपो में स्टॉक होगा। और पहले इंडिया के लिए जो सेंट्रल एजेंसी थी जो कि सेंट्रली प्रोक्योर करती थी वो DGSND थी, लेकिन अब वो बदल गया है, वो जेम है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा होता है बाय परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी कंपनी हैं, जिसे यहाँ पर बताया गया है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्रीज, ये सारी की सारी भी एक मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट है। फिर डी यहाँ पर कौन सा है? बाय परचेज इन इंडिया थ्रू लोकल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। सिंपल भाषा में बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, और जो है अगला पॉइंट कौन सा है? बाय मैन्युफैक्चरिंग द फैक्ट्रीज ऑफ EME वर्कशॉप। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो डिपो के लिए स्टोर होता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी मैन्युफैक्चर करती है। EME वर्कशॉप यानी कि जो डेली चीज़ एक की डिमांड होती है, डेली डिमांड होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग EME वर्कशॉप या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा की जाती है। और कौन सी है? चौथी, कि एक डिपो से ही दूसरी डिपो में ट्रांसफ़र होता है बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर डिपो यूनिट फॉर्मेशन। यानी कि एक डिपो से ही दूसरी डिपो पर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 5 ऐसी जगह है जहाँ से हमें स्टोर जो होता है ना, डिपो में स्टॉक आता है। ठीक है, हमने 5 पॉइंट एक बार फिर से बात करें। एक तो परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दूसरा है परचेज इन इंडिया थ्रू द सेंट्रल एजेंसी, तीसरा है परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट, चौथा है बाय परचेज इन इंडिया थ्रू लोकल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स, पांचवा है मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्रीज ऑफ EME वर्कशॉप। ठीक है, फिर छठा है बाय ट्रांसफर फ्रॉम अदर डिपो यूनिट फॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चौथा यहाँ पर थोड़ा सा फेडेड दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आपके पास बुक होगी साई की, आप उसे देख सकते हो, पैरा नंबर 4 को। ठीक है, तो पैरा नंबर 4 क्या कहता है कि देखिए, हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना, कौन सा? बाय परचेज इन इंडिया थ्रू द सेंट्रल एजेंसी। अब उसी के बारे में यहाँ पर पैरा नंबर 4 में बताया गया है, सेंट्रल एजेंसी के बारे में। देखो, अभी तो जेम के थ्रू हम प्रोक्योर करते हैं, लेकिन पहले DGSND था। ठीक है, तो होता क्या था कि DGSND का फुल फॉर्म क्या था? यहाँ पर सेकेंड लाइन देखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। तो कोई भी डिफेंस सर्विसेज के लिए कोई भी जो परचेज करता था वो DGSND करता था, लेकिन फूड के मामले में DGSND नहीं करता था। उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी थी। वो कौन थी?
चीफ डायरेक्टर ऑफ परचेज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, वो फूड जैसे कि वेट, कोई भी गेहूं का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ों का प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर करता था। बाकी इसके अलावा जितना भी जो सेंट्रली प्रोक्योर करता है, क्योंकि जितने भी डिपो हैं वो सारे के सारे डिपो क्या करते हैं कि अपनी जो डिमांड है वो कंसोलिडेट करके आर्मी हेडक्वार्टर को भेजते हैं, अपनी डिमांड को प्लेस करते हैं। उसके बाद में आर्मी हेडक्वार्टर के रिक्वेस्ट पर जो DGSND है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, और वो जो फूड का मैटर है उसके लिए चीफ डायरेक्टर ऑफ परचेज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, वो प्रोक्योर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जितनी भी डिमांड आर्मी हेडक्वार्टर के पास में अलग अलग यूनिटों से आती है, अलग अलग डिपो से आती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके अनुसार उसको सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था चौथा पॉइंट कि किस प्रकार से आखिरकार सेंट्रल एजेंसी के द्वारा परचेज होता है इंडिया में। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं, मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है। जब आप खुद से भी पढ़ोगे एक बार इसको, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे हम, 10 मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट का। तो आज हमने पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 4 पढ़ा है। तीसरा पैरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, पैरा नंबर 5 से अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।